वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से। और आजकल मार्केट में ना मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं कि जनाब आपने अगर अपना रंग गोरा करवाना है तो आके आप या तो ट्रीटमेंट्स करवा लें, फेशियल्स वगैरह ले लें, या फिर आप ड्रिप्स भी या इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं अगर आपको अपना रंग गोरा करवाना है, आप अपनी स्किन से या अपने कह लें कि कलर से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, ये किसको लगवाने चाहिए, किसको नहीं लगवाने चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हमें लेने चाहिए। ऐसे ही आप किसी की बात सुनकर या फिर सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर देखकर आप उस चीज़ को नहीं लगवा सकते हैं। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है कि वाइटनिंग ड्रिप्स और जो वाइटनिंग इंजेक्शंस चल रहे हैं वो किसको लगवाने चाहिए और वो क्यों यूज़ हो रहे हैं और कौन यूज़ कर रहा है ज़्यादातर। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है, एस्थेटिक फिजिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर उस्मान आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। डॉक्टर उस्मान, वाइटनिंग ड्रिप्स और वाइटनिंग इंजेक्शंस आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनकी तशहीर भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये वाकई रंग गोरा करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। बेसिकली ये समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा क्या है कि रंग आता कहाँ से है जिस्म में। क्योंकि जितनी भी रेसेस हैं या नस्ल है, हर एरिया में या हर रीजन में उनका कलर डिफरेंट है। कुछ रीजन्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डार्क कलर के लोग हैं और कुछ रीजन्स में वो लाइट कलर के हैं, बहुत ज़्यादा गोरे हैं। तो बेसिकली ये डिटरमिन कहाँ से होता है कि रंग किस तरह से आपका कौन सा आपका कलर या फेयरनेस कैसे आएगी या किस स्केल पे आएगी। आपकी बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलानिन। ये मेलानिन डिटरमिन करता है कि आपकी बॉडी का कलर क्या होगा। और कुछ रीजन्स में या कुछ जेनेटिक्स में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। मेलानिन पिगमेंट बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है डार्क कलर टोन की होगी। ओके। और जितना ये पिगमेंट कम क्वांटिटी में होगा उतनी ज़्यादा आपकी स्किन फेयर होगी या वाइट होगी। तो बेसिकली ग्लूटाथायोन जो है ये वैसे तो अगर देखा जाए तो आपका लिवर प्रोड्यूस करता है, बहुत मिनिमल सी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये आपकी बॉडी को उस मेलानिन को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, उसे एक लिमिट्स में रखने की कोशिश करता है और थोड़ा सा आपकी बॉडी को और स्किन को ज़रा ग्लो दे के रखता है। तो ग्लूटाथायोन जो है आया कि कैप्सूल्स फॉर्म में हो, इंजेक्शंस फॉर्म में हो या ड्रिप्स की फॉर्म में, बेसिकली ये वही हार्मोन है लेकिन इसे एक्सटर्नली आप कहें कि उस बॉडी में इंड्यूस कर दिया जाता है। और जब ये बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं तो जब आप बहुत ज़्यादा एडिशनल क्वांटिटी में बॉडी में दे देते हैं तो बॉडी क्या करती है, क्योंकि ये मेलानिन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो मेलानिन को कम करने लग जाता है। और जैसे जैसे मेलानिन कम होता है तो आपकी स्किन थोड़ी सी फेयर हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि पेशेंट्स इस उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई हम बहुत सांवले हैं या काले हैं कि भाई हम चेंज हो जाएंगे, माइकल जैक्सन बन जाएंगे। तो वो मुमकिन नहीं हो पाता। उसकी रीज़न ये है कि सपोज आपकी बॉडी में जो मेलानिन की रेशो है वो डिफरेंट होगी, जो मेरी में है डिफरेंट है, किसी और में डिफरेंट है। सपोज कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर स्किन के साथ एक बंदा है और उसका वो रेशो जो है वो 90 पे है और मेरी या आपकी 60 पे है। अगर वो ये इंजेक्शंस या ड्रिप्स लगवाता है तो डेफिनेटली 20 to 30% रिड्यूस होकर 60 या 70 पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो मेलानिन सारा ही ख़त्म कर दे। तो आपके लिए उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, किसी और के लिए रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो एक ही स्केल पे मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब ये जो ड्रिप्स और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो ये ग्लूटाथायोन के लगाए जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें और भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ प्योरली ग्लूटाथायोन ही? देखिए, इसमें मेजर जो कंपोनेंट है वो ग्लूटाथायोन का कंपोनेंट है और इसमें कुछ एडिटिव्स भी अब कुछ कंपनीज जो हैं इंक्लूड करने लग गई हैं। वो बेसिकली विटामिन सी होता है। और विटामिन सी को भी अगर आप देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये लीमू में मौजूद है, संतरों में मौजूद है, या जितनी भी खटास वाली चीज़ें हैं उनमें मौजूद है। और इवन के इसका भी बेनिफिट यही होता है कि अगर विटामिन सी की इंटेक ज़्यादा हो तो आपको एक्नी का प्रॉब्लम कम से कम होगा, आपके फ्रेकल्स कम होंगे, डार्क सर्कल्स आपके कम होंगे और स्किन में ग्लो लेके आता है। तो मेजर इंग्रेडिएंट इसका ग्लूटाथायोन ही है। लेकिन जब उसके साथ विटामिन सी ऐड कर दिया जाता है तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या हर कोई लगवा सकता है? मतलब एक तो चले आपने बता दिया ना कि जिनका बहुत ज़्यादा
کلر تھوڑا سا ڈارک ہے ان کے لیے اس کی پرسنٹیج اور ہوگی, ہمارے لیے اور ہوگی, لیکن کیا یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہر کوئی اور ہر ایج لمٹ کا بندہ لگوا سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی میڈیکل پروسیجرز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی پروسیجر بہت بہترین ہو سکتا ہے لیکن وہ لازمی نہیں کہ ہر کسی کے لیے موزوں ہو. تو سیم اسی طرح جو پریگننٹ خواتین ہیں یا جو بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں انہیں یہ نہیں لگوانا چاہیے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ لیور یا کڈنیز کے ایشوز میں مبتلا ہیں انہیں بھی یہ انجیکشنز نہیں لگوانے چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ انجیکشنز جو ہیں آپ کے لیور یا کڈنیز کے تھرو ہی فلٹر ہوں گے. ٹھیک ہے کہ ایک تو جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو نہیں لگوانا چاہیے, کڈنی اور لیور کا اگر کسی کو پرابلم ہے ان کو بھی نہیں لگوانا چاہیے. اس کے علاوہ اور کن کو کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہیں, سب سے پہلے ان سے بات کر لیں. غزالہ ہیں لاہور سے, انہوں نے کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غزالہ صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بال بہت گرتے ہیں تو بڑھتے نہیں ہیں, اس کی گروتھ نہیں ہوتی, اس کے بارے میں پوچھنا ہے. بال بہت زیادہ گرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے آپ نے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ غزالہ صاحبہ آپ نے کال کی ہے. ویسے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کوئی ان کا لینا دینا ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا بریف ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ اینٹی آکسیڈنٹس کی بھی بات ہو رہی ہے. گلوٹاثیون اینٹی آکسیڈنٹ ہیں, تو جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی سے ویسٹ پروڈکٹس کو ریموو کرنے کا کام کرتے ہیں. تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سیبیشیس گلینڈس میں یا کوئی ایسی انفیکشنز چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ایک ریزن بن رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی وہی ریزن ہوگی کیونکہ ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی جب آپ اسے ڈٹرمن کرتے ہیں پراپر ایویلیویٹ کرنے کے بعد تبھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس میں جو ہے کچھ لوگوں میں یہ ہیئر فال کا ایشو بھی اس سے بہتر ہوتا ہے, اور ایون کہ اس کا ایک بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ آپ کی امیونٹی بہت زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے. گلوٹاثیون آپ کی قوت مدافعت کو سپوز کہ اگر آپ کا بیس لائن یہ ہے تو یہاں پہ لے جاتا ہے. اور ایون کہ ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ سردیوں میں عموماً نزلہ زکام بہت عام ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ انفیکشنز بہت جلدی کیچ کر جاتے ہیں. تو جب وہ گلوٹاثیون کے پروسیس سے گزر رہے ہوں تو اس وقت وہ جتنا بھی ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ایزیلی بیمار نہیں ہوتے یا انفیکشنز کا شکار نہیں ہوتے. اور ان کے لیے آنسر یہ ہے کہ ہیئر فال کا ایشو جو ہے وہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کے پیچھے آپ کا لائف سٹائل ہو سکتا ہے, آپ کی ڈائٹ ہو سکتی ہے, آپ کی اسکیلپ کی انفیکشنز ہو سکتی ہیں, آپ کا PCOS کا ایشو ہو سکتا ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے آن لائن سجیسٹ کرنا کہ آپ کا ایشو کیا ہے بنا ایویلیویٹ کیے تو کوئی میڈیسن یا ٹریٹمنٹ پریسکرائب یا گائیڈ کرنا وہ نہیں, وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا خاص طور پر اسی سے ریلیٹڈ ہی سوال پوچھ لیتی ہوں. بایوٹن کا کہا جاتا ہے جی بایوٹن کھائیں آپ کے ہیئر فال ختم ہو جائے گا. یوزلی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوتی ہے نا, تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. ویسے رول ہے اس کا اس کے ساتھ, یا انڈر لائن جو کازز ہیں آپ ان کو ٹھیک کریں گے تب آپ کا یہ ہیئر فال ٹھیک ہوگا, ورنہ آپ گولیاں جتنی مرضی بایوٹن کی کھائی جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بیسیکلی بایوٹن کیا ہے, یہ بھی آپ کی اسکیلپ کا یا ہیئر کا ایک کمپوننٹ ہے. اور جب آپ باڈی کو, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا بن گیا کہ ہمارے وہ سارے ملٹی وائٹامنز ہماری باڈی کو نہیں مل پاتے, بہت ہی ریسٹرکٹڈ سی ہماری ڈائٹ ہوتی ہے کیونکہ اب ہمیں سلم رہنا ہے اور بہت جو ہے ریزنیبل دکھنا ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے نا فوڈ ہیبٹس ہماری جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہیں اگر کنسیڈر کریں کہ 15 یا 20 سال پہلے کے کمپیریزن میں. تو ڈیفینیٹلی بایوٹن لے سکتے ہیں, بایوٹن لینا سیف ہے. البتہ اس کے ساتھ دھیان رکھیے گا کہ آپ کی پانی کی انٹیک وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے تاکہ وہ باڈی کا حصہ بن سکے. بایوٹن بھی بہتر ہے. اور آپ کے ہیئر فال کے لیے اگر تو کوئی کنڈیشنز اس طرح کی نہیں ہے, کوئی انفیکشنز نہیں ہیں, تو بایوٹن اورل لے لیں آپ, اور اس کے ساتھ مائنوکسیڈل آئل جو اسپرے کی فارم میں ملتا ہے وہ بھی اس کا بھی ڈیلی بیس پہ اسکیلپ پہ مساج کر دینا, وہ بہت بہتر ریزلٹ وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم دوبارہ سے اپنے ٹاپک کے پر آ جاتے ہیں کہ رنگ گورا کرنے والی ڈرپس. آپ نے کہا کہ پریگننٹ خواتین کو نہیں لگوانا چاہیے, کڈنی اور لیور کا اگر کسی کو پرابلم ہے. اب جیسے ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو, دل کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو, اور بھی اتنی پرابلم ہے, کسی کو بھی نہیں لگانا چاہیے ان لوگوں میں سے بھی, یا یہ لوگ لگوا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو ڈائبیٹک کیسز ہیں عموماً ڈائبٹیز ایسوسیٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی کڈنی کے ساتھ, اور عموماً ایسے لوگوں میں کڈنیز ایشوز بہت جلدی ایمرج کر جاتے ہیں. تو ایسے کیسز یا سپوز کہ جو اولڈ ایج یا مڈل ایج کے جو کیسز ہیں انہیں ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. میڈیکل ٹیسٹ کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے, ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ,
किडनी टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाने के बावजूद ही उन्हें रिकमेंड किया जा सकता है, अदरवाइज इस तरह से रिकमेंड इस नहीं तरह नहीं किया जा सकता। अमूमन आइडियल कैंडिडेट्स वो होते हैं कि जो कि यंग हों, हेल्दी हों, तो उन्हें थोड़ा सा जो है आप कहें कि इजीली लेके चला जा सकता है। लेकिन जब आप जैसे जैसे आप मिडिल एज से ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसके लिए प्रॉपर टेस्ट होते हैं और उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। अच्छा, ये क्या एक ही दफ़ा अगर इंजेक्शन लगवाएं या एक ही ड्रिप लगवाएं तो उसका हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है? वन सिटिंग में ही आपका थोड़ा सा फेयर कलर होना शुरू हो जाता है या आपको मल्टीपल सिटिंग्स करवानी पड़ती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये डिस्कशन का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने काम करवाना आप जाके करवाएं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि ये चीज़ें मार्केट में चल रही हैं तो इसके ये बेनिफिट्स हैं और ये नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली जब आप इस प्रोसेस की तरफ सॉरी मैं आपका क्वेश्चन भूल गया। मैं ये कहती कि वन सिटिंग में ही ये एक ड्रिप या मल्टीपल सिटिंग्स नहीं, बेसिकली इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि सपोज के आपकी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि इतने परसेंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस करना है। जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो मेलानिन कम होता जाएगा। मल्टीपल नंबर ऑफ सेशंस इसमें रिक्वायर्ड होते हैं और एटलीस्ट 8 से 12 रिकमेंडेड होते हैं विद अ गैप ऑफ 1 वीक और 3 से 4 माह का प्रोसेस होता है। और उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सपोज कि आप बाहर आपका सन एक्सपोजर कितना है वो हर किसी का वेरी कर रहा है। आपकी डाइट कैसी है वो हर किसी की वेरी कर रही है। तो ये फिर एलिमेंट्स आगे पेशेंट पे या क्लाइंट पे आ जाते हैं कि वो कितना उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जितना वो उन्हें कंट्रोल में रखेगा उतने इसके रिजल्ट्स देर पा रहेंगे। अदरवाइज डेफिनेटली आपकी बॉडी तो वो हार्मोन मुसलसल प्रोड्यूस किया जा रही है, मेलानिन किया जा रही है। एक टाइम आएगा कि जब आप ड्रिप्स लगवा के छोड़ देंगे तो बॉडी चूँकि वो प्रोड्यूस कर रही है तो वो एक टाइम आते आते वो आप नेचुरल अपनी नेचुरल अपनी वो जो बनाना शुरू हो जाएगा। परमानेंट नहीं है। ओके, ये परमानेंट नहीं है, इसको आपको लेना पड़ता है। ये कोई 3-4 महीने का प्रोसेस होता है अगर आप बिगनिंग अगर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने कहा कि कुछ एहतियातें हैं जो पेशेंट ने खुद करनी होती है। वो फिर ज़्यादातर धूप में नहीं जा सकते हैं, एक्सपोजर उनका धूप का कम होना चाहिए अगर ये करवा रहे हैं लोग। तो देखिए, वो ऐसे ही है कि जिस तरह अमूमन हम मेल जो हैं या लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, गर्मियों में टी शर्ट्स पहनते हैं तो बाजू में और उससे ऊपर जो स्किन होती है बहुत एक मार्क डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो वो कम हो जाता है, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है किस्म का। तो यही पर्पज़ है कि जितना सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा बॉडी मेलानिन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और ऐसे लोगों को सन एक्सपोजर डेफिनेटली आप उसे टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सूरत में सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी है। ठीक है कि अगर आपने ये करवाना भी है तो रिकमेंडेड है, बट आपको थोड़ी इसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ती हैं। वो आपको आपका डॉक्टर ही बता देगा कि आया आपको कोई बीमारी है या आपके रिपोर्ट्स टेस्ट ठीक हैं तो आप ये करवा सकते हैं। ये सेफ़ भी है अगर आप चाहते हैं, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ भी नहीं कराना चाह रहा है। और हर ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं होता, बस मैं यही कहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद थे, एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर उस्मान, थैंक यू सो मच कि आप आए। वाइटनिंग ड्रिप्स एंड इंजेक्शंस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।